नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल नॉवल या मनोवैज्ञानिक उपन्यास की। इसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। ओरिजिन उत्पत्ति को बोलते हैं, डेवलपमेंट विकास को बोलते हैं। द मॉडर्न साइकोलॉजिकल नॉवल जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, और द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल या फिर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस होती है चेतना और स्ट्रीम होती है धारा। तो चेतना की धारा आप हिंदी में कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको आगे जब भी बोलूँगी तो केवल स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ही कहूँगी। आपकी सुविधा के लिए मैंने हिंदी में इसको चेतना की धारा बोल दिया। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल और द नॉवल ऑफ द साइलेंट, या फिर इसको साइलेंट मीन्स शांत, नॉवल ऑफ द साइलेंट मीन्स शांत का नॉवल, और या फिर इंटरनल मोनोलॉग। इंटरनल मीन्स आंतरिक होता है, मोनोलॉग एकल संवाद होता है जब व्यक्ति अपने आप से बात करता है। और या फिर द मॉडर्न एनालिटिकल नॉवल, आधुनिक एनालिटिकल होना चाहिए, लिस्टिकल गलत है थोड़ा। तो आधुनिक एनालिसिस हिंदी में बोलते हैं कि विवेचना कहते हैं। तो एनालिटिकल विवेचनात्मक उपन्यास हुआ। वॉज बॉर्न पैदा हुआ था बिटवीन 1913 एंड 1915, 1913-1915 के बीच में, इन फ्रांस में। मार्शल प्रूस पब्लिश्ड इन 1913। तो मार्शल प्रूस ने 1913 में पब्लिश किया द फर्स्ट 2 वॉल्यूम्स, पहले 2 किताबें ऑफ द 8 पार्ट वर्क, 8 भागों में बटी हुई किताब के, जिसका नाम था रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट, यानी अतीत की चीज़ों की यादें। डोरोथी रिचर्डसन पब्लिश्ड इन 1915। डोरोथी रिचर्डसन ने 1915 में प्रकाशित किया द फर्स्ट वॉल्यूम, पहली किताब ऑफ द 12 पार्ट नॉवल, 12 भागों में बटे हुए उपन्यास पिलग्रिमेज की। द लास्ट वॉल्यूम ऑफ दिस नॉवल, अंतिम पुस्तक इस उपन्यास की, अपीयर्ड प्रकाशित हुई इन 1938, 1938 में। जेम्स जॉयस स्टार्टेड, जेम्स जॉयस ने शुरू किया पब्लिशिंग प्रकाशित करना इन 1914, 1914 में, हेज नॉवल, अपने उपन्यास अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। तो ये उपन्यास का नाम था जो उसने 1914 में प्रकाशित करना शुरू किया। दीज 3 नॉवेल्स, ये 3 उपन्यास, मेड अ टर्निंग पॉइंट, इन्होंने एक मोड़ ला दिया इन द इमेजिनेटिव लिटरेचर, काल्पनिक साहित्य में, ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के। फिर है द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। टर्म माने शब्द, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वही मैंने आपको चेतना की धारा बताया। तो इसको आप स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ही याद रखिएगा, चेतना की धारा याद मत रखिएगा, वो तो मैंने ट्रांसलेट कर दिया है आपके लिए। द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये जो शब्द था या एक्सप्रेशन आप इसको कह सकते हैं, फ्रेज भी आप इसको कह सकते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वॉज यूज, इसका प्रयोग किया गया फॉर द मॉडर्न साइकोलॉजिकल नॉवल, आधुनिक मनोवैज्ञानिक उपन्यास के लिए। आफ्टर इट वॉज यूज, जब इसका प्रयोग किया गया, बाय विलियम जेम्स, विलियम जेम्स के द्वारा, इन हिज बुक, अपनी किताब प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी इन 1890, 1890 में ये पुस्तक पब्लिश हुई, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। इसमें ये शब्द प्रयोग किया गया टू इंडिकेट, यानी दिखाने के लिए, द फ्लक्स ऑफ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस थॉट्स। फ्लक्स माने फ्लो कह सकते हैं, बहाव, ऑफ कॉन्शियस मीन्स चेतना युक्त, एंड अनकॉन्शियस मीन्स अचेतन, थॉट्स विचार, एंड इम्प्रेशंस और भावनाएं या अनुभूतियाँ हिंदी में बोलते हैं। मूविंग इन द माइंड, मूविंग जो कि चलती रहती हैं, बहती रहती हैं, इन द माइंड दिमाग में, एट एनी टाइम किसी भी समय, इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्र रूप से, ऑफ अ पर्सन्स विल एक व्यक्ति की इच्छा के, यानी व्यक्ति सोचना नहीं चाहता चीज़ों को, लेकिन वो चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। तो जो चीज़ें हम भूलने की कोशिश करते हैं वो तो बार बार याद आती हैं। तो ये एक व्यक्ति की जो विल है, इच्छा शक्ति है, उससे आज़ाद होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं और चलती रहती हैं, ये भावनाएं फ्लो करती रहती हैं। द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, तो ये जो कंसेप्ट था, ये जो मतलब कि एक्सप्रेशन था
शब्द था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, लेड टू, ये ले गया द इंटीरियर मोनोलॉग, यानी आंतरिक एकल संवाद इस शब्द की ओर, यानी इस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से ये और शब्द विकसित हुआ। अ लिटरेरी डिवाइस, ये एक डिवाइस है, ये एक तकनीक है साहित्य की। लिटरेरी डिवाइसेस होती है ना, मैं कई आपको पढ़ा चुकी हूँ बहुत सारी। तो ये एक साहित्यिक तकनीक है, ऑरिजिनेटेड, जो कि पैदा की गई या बनाई गई बाय अ फ्रेंच नॉवलिस्ट, एक फ्रांसीसी उपन्यासकार नेम्ड एडवर्ड डुजार्डिन। तो एडवर्ड डुजार्डिन के द्वारा ये इंटीरियर मोनोलॉग तकनीक विकसित की गई एंड एम्प्लॉयड, और प्रयोग की गई इन द नॉवेल्स ऑफ जेम्स जॉयस, जेम्स जॉयस के उपन्यासों में, डोरोथी रिचर्डसन के उपन्यासों में, एंड अदर्स, और दूसरों के उपन्यासों में। इसमें वर्जीनिया वुल्फ का नाम आप शामिल कर लीजिएगा, क्योंकि वर्जीनिया वुल्फ आपके सिलेबस में रही भी है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ये प्रोफेशंस फॉर वुमेन पढ़ा है। मिसेस डेलोवे भी बीए में प्रेस्क्राइब्ड है, किसी न किसी ईयर में होता ही है। तो जो वर्जीनिया वुल्फ है वो भी साइकोलॉजिकल नॉवेल्स के लिए ही जानी जाती है। तो यहाँ जब जेम्स जॉयस, डोरोथी रिचर्डसन, इन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, तो आप वर्जीनिया वुल्फ का नाम इसमें ज़रूर शामिल कर लीजिए। उसका बहुत अच्छा उपन्यास आपके सिलेबस में ज़रूर रहेगा, मिसेस डेलोवे। दस इस प्रकार द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल जो है टर्न्ड अवे फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल। तो टर्न्ड अवे माने मुड़ गए, फ्रॉम एक्सटर्नल मीन्स बाहरी, से टू इंटरनल आंतरिक, रियलिटी वास्तविकता की ओर। तो एक तो बाहरी वास्तविकता होती है जो सबको दिखाई देती है ना, बाहर आप क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन एक आंतरिक वास्तविकता होती है जो आपके दिमाग के अंदर चल रहा होता है, तो वो किसी को दिखाई नहीं देता। इन नॉवेल्स में वही आंतरिक वास्तविकता दिखाई जाती है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड, यानी बाहरी संसार से, टू द हिडन वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी, जो छिपा हुआ हिडन वर्ल्ड है, छिपा हुआ संसार है, ऑफ फैंटेसी, कल्पना का। फैंटेसी वैसे तो इमेजिनेशन कल्पना होती है, और फैंटेसी बहुत अतिशय कल्पना होती है, अति कल्पना आप इसको बोल सकते हैं। एंड रेवरी, रेवरी दिन में जो आप सपने देखते हैं, यानी बैठे हैं आप, जगे हुए हैं, लेकिन दिमाग आपका कहीं और है, आप कुछ और सोच रहे हैं, कहीं चल रहा है, तो वो रेवरी होती है, दिवास्वप्न आप उसको कह सकते हैं। एंड बिकेम, और बन गए, ऑटोबायोग्राफिकल मीन्स आत्मकथात्मक, एंड पोइटिक और काव्यात्मक। वॉट वॉज डिस्क्राइब्ड, जिस चीज़ का वर्णन किया गया, इन सच अ नॉवल, इन ऐसे उपन्यासों में, वॉज वो थी, अ वॉयज यात्रा, थ्रू वंस कॉन्शियसनेस, एक व्यक्ति की चेतना में से होकर, एक व्यक्ति की चेतना की यात्रा। फिर है लीडिंग साइकोलॉजिकल नॉवलिस्ट, लीडिंग माने मुख्य, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक नॉवलिस्ट, उपन्यासकार। द लीडिंग साइकोलॉजिकल नॉवलिस्ट आर, जो मुख्य मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं वो हैं मार्सेल प्रूस्ट, जेम्स जॉयस, डोरोथी रिचर्डसन एंड वर्जीनिया वुल्फ। तो देखिए वर्जीनिया वुल्फ का नाम यहाँ पर आ गया, मैंने ऊपर भी आपको इंगित किया था। मार्सेल प्रूस्ट, ये 1871 से 1922 तक इनका है जीवन काल। मार्सेल प्रूस्ट लिव्ड मोस्टली इन आइसोलेशन, तो ये जो बंदा है ज़्यादातर आइसोलेशन में यानी एकांत में रहा था। आपने देखा होगा कि जब आप अकेले होते हैं तब आपका दिमाग ज़्यादा चलता है, जब आप किसी के साथ होते हैं, आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो इतना फालतू नहीं चलता, लेकिन अकेले जब होते हैं तो दिमाग ज़्यादा फालतू चलता है। तो ये जो बंदा है ये आइसोलेशन में एकांत में रहा, एंड वॉज टॉर्मेंटेड, और ये व्यथित रहा था, परेशान रहा था, बाय द प्रॉब्लम्स, समस्याओं के द्वारा, ऑफ न्यूरोसिस, यानी दिमागी समस्याएं होती हैं, डिप्रेशन होता है, और दिमाग की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो वो न्यूरोसिस कहलाती हैं। एंड होमोसेक्सुअलिटी, और ये एक प्रॉब्लम है जो आजकल काफ़ी समाज में देखने को मिलती है, समलैंगिकता उसको बोलते हैं, यानी लड़का लड़की की तरफ जनरली आकर्षित होना चाहिए, वो नॉर्मल होता है, लेकिन लड़का अगर लड़के की तरफ अट्रैक्टेड होता है तो, या फिर लड़की की तरफ, तो ये समलैंगिकता कहलाती है। द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स
जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं विच ही फेस, जिनका कि उसने सामना किया इन हिज लाइफ, अपने जीवन में, बिकेम अ प्रोमिनेंट थीम, ये एक मुख्य विषय वस्तु है इन हिज वर्क, अपने उसकी रचना में, रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट, रिमेम्बरेंस मीन्स याद, ऑफ थिंग्स पास्ट मीन्स बीती हुई चीज़ों की। तो ये उसने लिखा है और यहाँ उसने अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स दिखाई हैं, विच इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट नॉवेल्स, जो कि संसार के महान उपन्यासों में से एक है, बोथ इन लिटरेरी एंड क्रिएटिव क्वालिटी, दोनों ही तरीके से, यानी साहित्यिक रूप से भी और क्रिएटिव यानी रचनात्मक रूप से भी, एंड द एनालिसिस ऑफ अ सोसाइटी, और इसमें विश्लेषण किया गया है, एनालिसिस माने विश्लेषण किया गया ऑफ अ सोसाइटी, एक समाज का, इन द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, इन द प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया में है, जो कि डिसइंटीग्रेशन होता है विघटन यानी टूटना, तो जो समाज विघटन की प्रक्रिया में है, विघटन की ओर अग्रसर है, ऐसे समाज को यहाँ पर दिखाया गया है। फिर है डोरोथी रिचर्डसन। डोरोथी रिचर्डसन का जीवन काल 1873 से 1957 तक है। शी वॉज एन इम्पॉर्टेंट इनोवेटर, वो एक महत्वपूर्ण इनोवेटर माने शुरुआत करने वाली आविष्कारक आप कह सकते हैं, इन द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न इंग्लिश नॉवल, यानी आधुनिक अंग्रेजी उपन्यास के इतिहास में। द टर्म, जो शब्द है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, वॉज अप्लाइड, वो अप्लाई किया गया, लागू किया गया टू हर 12 वॉल्यूम नॉवल, उसके 12 पुस्तकों में छपे हुए उपन्यास पिलग्रिमेज के लिए। दिस नॉवल इज़ डिवोटेड, ये उपन्यास समर्पित है टू द लाइफ इन माइंड, दिमाग में चलने वाले जीवन को, ऑफ मिरियम हेंडरसन, मिरियम हेंडरसन के। द नैरेटिव, जो वर्णन है, थ्रू आउट, पूरे समय, पूरे टाइम, रिजेंबल्स यानी समान दिखता है, अ वाइड प्लेन, एक विस्तृत मैदान के, इन विच, जिसमें कि इवेंट्स, घटनाएं, आर नो मोर यानी कुछ ज़्यादा नहीं है, देन स्लाइट अंड्यूलेशंस, स्लाइट माने हल्की, और अंड्यूलेशंस मन की तरंगें होती हैं, तो वहाँ जो दिखाई गई हैं मन की तरंगें दिखाई गई हैं। दिस फीचरलेस, ये फीचरलेस माने बिना किसी खासियत का, बिना किसी फीचर का, लिटरेरी लैंडस्केप, लिटरेरी साहित्यिक और लैंडस्केप यानी कि मैदान, इज़ अ रिमार्केबल, वो है रिमार्केबल माने उल्लेखनीय, फीट, ये FEAT होनी चाहिए, फीट होता है बड़ा करतब होता है, या एक अचीवमेंट होता है, ऑफ सेरेब्रल मीन्स दिमाग का, रेदर देन बजाय, ऑफ इमेजिनेटिव क्रिएशन, काल्पनिक रचना का। और अब बात होती है जेम्स जॉयस की। इसका जीवन काल है 1882 से लेकर 1941 तक। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल नॉवेल्स, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक उपन्यास ऑफ जेम्स जॉयस के हैं अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, तो एक तो ये उपन्यास है 1916 में प्रकाशित हुआ, और दूसरा यूलिसिस, ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, यूलिसिस 1922 में पब्लिश हुआ। द सेकेंड नॉवल अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ लिटरेरी क्रिटिक्स, ये जो दूसरा उपन्यास है जिसके मैंने अभी कहा भी था यूलिसिस, यूलिसिस कविता तो आपने पढ़ी होगी, मैंने अपलोड भी कर रखी है, तो वो कविता तो अलग है। ये उपन्यास है जेम्स जॉयस का और बहुत ज़्यादा फेमस है ये उपन्यास। इसने द सेकेंड नॉवल अट्रैक्टेड, आकर्षित किया, द अटेंशन, ध्यान, ऑफ लिटरेरी क्रिटिक्स यानी साहित्यिक आलोचकों का, फॉर इट्स टेक्निकल कम्प्लेक्सिटी, अपनी तकनीकी जटिलता के लिए। द नॉवल इज़ पैटर्न्ड, ये जो उपन्यास है वो आधारित है ऑन द एपिसोड्स, किस्सों पर, कहानियों पर, ऑफ होमर्स ओडिसी, होमर के जो महाकाव्य है ओडिसी। तो ओडिसी में क्या है, ओडिसियस नाम है, एक ही व्यक्ति का नाम है, उसको ओडिसियस भी बोलते हैं, उसको यूलिसिस भी बोलते हैं। तो ओडिसी जो महाकाव्य है उसमें होमर ने यूलिसिस की यात्राओं का वर्णन किया है, तो उसके जो किस्से हैं उन पर आधारित है ये उपन्यास यूलिसिस। विद ब्लूम एज यूलिसिस, तो इसमें ब्लूम है यूलिसिस के रूप में, मिसेस ब्लूम एज पेनीलोप, और मिसेस ब्लूम पेनीलोप के रूप में है, यानी ब्लूम की पत्नी मिसेस ब्लूम, और पेनीलोप जो थी वो यूलिसिस की या ओडिसियस की पत्नी थी। एंड डेडेलस एज टेलीमेकस, और डेडेलस इस उपन्यास में टेलीमेकस की तरह था, यानी
डेडेलस मिस्टर एंड मिसेस ब्लूम का बेटा है डेडेलस, और जो टेलीमेकस था वो यूलिसिस और पेनीलोप का बेटा था। जॉयस ने पाया अ माइथोलॉजिकल सपोर्ट, एक पौराणिक संबल फॉर हिज नॉवल, अपने उपन्यास के लिए। तो वो स्टोरी ओडिसियस की वहाँ से लेकर इन्होंने अपना यूलिसिस ये उपन्यास लिखा है। फिर वर्जीनिया वुल्फ की बात आती है, मैंने अभी बात की थी वर्जीनिया वुल्फ की। वर्जीनिया वुल्फ कंसेंट्रेट्स, वर्जीनिया वुल्फ अपना ध्यान केंद्रित करती है ऑन द इंटीरियर लाइफ, आंतरिक जीवन पर, ऑफ कैरेक्टर्स, पात्रों के, गिविंग अ माइनर प्लेस, वो बहुत थोड़ा सा स्थान देती है, टू एक्सटर्नल हैपनिंग्स, जो बाहरी घटनाएं हैं उनको। तो मिसेस डेलोवे में आपको देखने को मिलेगा कि जो एक्सटर्नल हैपनिंग्स हैं या एक्सटर्नल इंसिडेंट्स हैं वो बहुत कम है, सारी मानसिक सारा दिमाग में चलता है पूरा नॉवल। हर इम्पोर्टेंट नॉवेल्स आर, उसके जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं वो हैं द वॉयेज आउट 1914, मिसेस डेलोवे जिसकी मैंने अभी बात की और आपके सिलेबस में भी होगा। 1925 में द लाइट हाउस 1927, ऑरलैंडो 1928, द वेव्स 1931 एंड बिटवीन द एक्ट्स 1941। अब बात करते हैं चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी मुख्य विशेषताएं ऑफ द साइकोलॉजिकल नॉवल, मनोवैज्ञानिक उपन्यास की। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो इतना ही काफ़ी है जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ा दिया, और बल्कि इससे भी कम आपको लिखना होगा। लेकिन अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तब आपको डिटेल में लिखना होगा। तो अभी और आगे देखते हैं, ये सारा कुछ लिखना होगा डिटेल में आपको। अ वॉइस थ्रू द कॉन्शियसनेस, तो सबसे पहली जो खासियत है साइकोलॉजिकल नॉवल की वो है अ वॉइस, माने एक यात्रा, थ्रू द कॉन्शियसनेस यानी चेतना के अंदर। अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल, एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल जो है इनफैक्ट वास्तव में पोर्ट्रेज माने चित्रित करता है अ वॉइस, एक यात्रा, थ्रू द कॉन्शियसनेस चेतना में से होकर, ऑफ अ कैरेक्टर एक पात्र की। इट गिव्स आउट, ये दिखाता है द डायरेक्ट मेंटल एक्सपीरियंस, डायरेक्ट मीन्स सीधा, मेंटल मानसिक एक्सपीरियंस अनुभव ऑफ द कैरेक्टर्स पात्रों का। देयर आर ओनली अकेजनल शिफ्ट्स, यानी ओनली केवल, अकेजनल माने कभी कभी, शिफ्ट्स यानी परिवर्तन होता है, फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट यानी अतीत से वर्तमान की ओर, फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट यानी वर्तमान से अतीत की ओर। दस इस प्रकार अ रीडर गेट्स, एक पाठक को मिलता है, अ फर्स्ट हैंड पिक्चर यानी फर्स्ट हैंड मीन्स सीधी डायरेक्ट तस्वीर, ऑफ द माइंड दिमाग की, ऑफ अ कैरेक्टर एक पात्र के, एंड वॉचेस और देखता है, कौन देखता है, रीडर पाठक देखता है, इवेंट्स घटनाओं को, हैपनिंग होते हुए, बिफोर हिज माइंड अपने दिमाग के सामने, या फिर बिफोर हिज आइज भी कह सकते हो। देयर इज़ नो स्टोरी, कोई कहानी नहीं होती, नो प्लॉट, कोई प्लॉट नहीं होता, एंड द ऑथर इज़ रिमूव्ड, और जो लेखक है वो दूर चला जाता है, फ्रॉम द सीन दृश्य से। द रीडर पाठक हैज़ अ डायरेक्ट एंट्री, उसको सीधे एंट्री मिल जाती है, सीधे प्रवेश मिल जाता है, इनटू द साइकी यानी मन के अंदर, आत्मा के अंदर, ऑफ द कैरेक्टर्स पात्रों के। तो सीधा रीडर खुद ही चला जाता है पात्रों के मन के अंदर। दूसरा जो खासियत है वो है इंटरनल मोनोलॉग यानी आंतरिक, मोनोलॉग मीन्स एकल संवाद। तो जो कैरेक्टर है वो अपने आप से बात कर रहा है, आंतरिक संवाद उसका चल रहा है, और वो आंतरिक संवाद वो अपने आप से, अपने मन में क्या बात कर रहा है वो पढ़ने को मिलता है रीडर को। इन द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल कैरेक्टर्स आर सीन यानी पात्र दिखते हैं, एंगेज्ड यानी व्यस्त, इन साइलेंट शांत, इंटरनल आंतरिक, मोनोलॉग यानी एकल संवाद में। एडवर्ड डुजॉर्डिन डिफाइंस द इंटरनल मोनोलॉग, तो एडवर्ड डुजॉर्डिन ने डिफाइन किया है, परिभाषित किया है इंटरनल मोनोलॉग को एज फॉलोज, इस प्रकार। द इंटरनल मोनोलॉग आंतरिक एकल संवाद, लाइक एवरी मोनोलॉग हर एकल संवाद की तरह, इज होता है, अ स्पीच एक वक्तव्य, ऑफ अ गिवन कैरेक्टर एक दिए हुए पात्र का, डिजाइंड
जिसको कि तैयार किया गया है टू इंट्रोड्यूस, परिचित कराने के लिए, अस, हमको, डायरेक्टली, सीधे सीधे, इनटू द इंटरनल लाइफ, आंतरिक जीवन में, ऑफ दिस कैरेक्टर, इस पात्र की, विदाउट, बिना, द ऑथर्स इंटरवीनिंग, लेखक के इंटरवीनिंग मतलब कि उसके हस्तक्षेप के, बाय एक्सप्लेनिंग यानी व्याख्या करके, और कमेंटिंग, टिप्पणी करके, एंड लाइक एवरी मोनोलॉग, और हर मोनोलॉग की तरह, हर एकल संवाद की तरह, इज़ अ डिस्कोर्स, ये एक बातचीत होती है, वार्तालाप होता है, विदाउट लिसनर, बिना लिसनर के, बिना श्रोता के, यानी जब श्रोता होगा तो वो क्या होगा, जवाब देगा, बोलेगा, लेकिन यहाँ बोलता कोई नहीं है, विदाउट लिसनर, एंड अ डिस्कोर्स अनस्पोकन, और ये एक ऐसा डिस्कोर्स है, ऐसा वार्तालाप है जिसको कि बोला नहीं जाता, यानी दिमाग में चल रहा है, मन में चल रहा है, किसी से कहा नहीं जा रहा। दस, इस प्रकार, द इंटरनल मोनोलॉग, आंतरिक एकल संवाद, इज, है, दैट, वो, अनहर्ड, अनसुना, एंड अनस्पोकन, और अनबोला, अनकहा, अनसुना, अनकहा, स्पीच, वक्तव्य, बाय विच, जिसके द्वारा, अ कैरेक्टर, एक पात्र, एक्सप्रेसेस, अभिव्यक्त करता है, हिज, अपना, इनर मोस्ट, आंतरिक, थॉट्स, विचार, दोज, जो के, लाइंग, होते हैं, नियरेस्ट, सबसे ज़्यादा करीब, द अनकॉन्शियस, अवचेतन के, विदाउट रिगार्ड टू अ लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विदाउट रिगार्ड टू मीन्स बिना ध्यान दिए, टू अ लॉजिकल, तार्किक, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के, यानी विचार कभी इधर कभी उधर भी चले जाते हैं, उनमें कोई ढंग का ऑर्गेनाइजेशन हो, ऑर्गेनाइज्ड थॉट्स हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है, इधर उधर भी टहलने लग जाते हैं दिमाग, उनके जो विचार होते हैं। द थॉट्स, विचार, आर एक्सप्रेस्ड, अभिव्यक्त किए जाते हैं, एज दे कम, जैसे कि वो आते जाते हैं, इनटू द माइंड, दिमाग में, बाय डायरेक्ट सेंटेंसेस, सीधे सीधे वाक्यों से, एंड इन द मिनिमम पॉसिबल लैंग्वेज, और कम से कम संभव भाषा में। फिर है एपिफेनी और द आर्बिट्रेरी डायल। एपिफेनी होता है, एहसास को बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कह सकते हैं स्वेच्छाचारी, जिस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, डायल पेंडुलम को बोलते हैं। तो ये जो विचार होते हैं, एहसास होते हैं, इन पर कोई कंट्रोल नहीं होता, स्वेच्छाचारी होते हैं, ये अपने आप आते हैं, अपने आप जाते हैं। द साइकोलॉजिकल नॉवेल्स, मनोवैज्ञानिक उपन्यास, हैव बीन कॉल्ड, कहे गए हैं, बाय सम क्रिटिक्स, कुछ आलोचकों के द्वारा, टाइम नॉवेल्स, समय के उपन्यास। सर्टेनली, निश्चय ही, टाइम इज़ द प्राइम कंसर्न, समय जो है वो मुख्य कंसर्न है, मुख्य चीज़ है, ऑफ अ साइकोलॉजिकल नॉवलिस्ट, एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के लिए, बिकॉज, क्योंकि, द माइंड, दिमाग, कैन नॉट एकोमोडेट, नहीं संभाल सकता, इटसेल्फ, अपने आप को, टू क्रोनोलॉजिकल, यानी क्रोनोलॉजी में समय के अनुसार जो चलने वाले, और मैकेनिकल टाइम, जो मशीन के रूप में चलने वाला समय है, मशीनी रूप से चलता है, टिक 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 टिक, वो उसमें वो कभी भी इधर उधर नहीं जाता, तो मैकेनिकल तरीके से चलता है, क्रोनोलॉजिकल तरीके से चलता है, तो उसके अनुसार दिमाग अपने आप को नहीं संभाल पाता, दिमाग भी उसी तरीके से चले ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैकेनिकल टाइम एज इट इज़ लाइक अ पेंडुलम, ये एक पेंडुलम की तरह है, ऑलवेज मूविंग, जो कि हमेशा घूमता है, फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, टू पास्ट यानी कभी पास्ट में, कभी प्रेजेंट में, कभी पास्ट में, एंड विदाउट रिगार्ड, और बिना ध्यान दिए, फॉर लॉजिकल सीक्वेंस, लॉजिकल मीन्स तार्किक, सीक्वेंस होती है मतलब एक के बाद जो श्रृंखला होती है चीज़ों की, एक के बाद एक सीक्वेंस में चलते हैं, तो जो दिमाग है वो कभी सीक्वेंस में नहीं चलता। जेम्स जॉयस हैज़ प्रिजर्व, जेम्स जॉयस ने सुरक्षित रखा है, द एक्सपीरियंस, अनुभव को, ऑफ 18 आवर्स, 18 घंटों के, इन यूलिसिस, यूलिसिस में। मार्सेल प्रूस्ट मेड एन अटेम्प्ट, मार्सेल प्रूस्ट ने एक प्रयास किया, टू रिकैप्चर, यानी पकड़ने का, फिर से पकड़ने का, द लॉस्ट टाइम, खोए हुए समय को, बाय रिकैप्चरिंग, यानी फिर से पकड़कर, द मेमोरीज, यादों को, ऑफ मोमेंट्स, पलों की, दैट हैव लॉन्ग डिसअपियर्ड, जो बहुत लंबे समय पहले गायब हो गए, बट
लेकिन विच जो कि स्टिल लिव अभी भी जीवित हैं, समवेयर कहीं ना कहीं, इन द अनकॉन्शियस यानी अवचेतन दिमाग में। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में होती हैं और हम उनको भूल जाते हैं क्योंकि हम ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो चीज़ें कभी भी हमारे दिमाग से वास्तव में नहीं जाती। वो हमारे दिमाग में सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं बनी रहती हैं। तो समवेयर इन द कॉन्शियसनेस, तो हमारी जो चेतना है उसमें कहीं ना कहीं वो बनी रहती है। अक्सर सपने में हमको वो चीज़ें दिखाई देती हैं। प्रूस स्पोक ऑफ हिज विश, प्रूस ने बोला है ऑफ हिज विश अपनी इच्छा के बारे में, टू सीज मीन्स पकड़ने की, आइसोलेट एक और करने की, एंड इमोबिलाइज और मतलब स्थिर करने की, अ फ्रेगमेंट एक टुकड़े को, ऑफ प्योर टाइम शुद्ध समय के, इन इट्स प्योर स्टेट उसकी शुद्ध स्थिति में। विलियम फॉकनर स्पीक्स, विलियम फॉकनर बोलता है ऑफ द आर्बिट्रेरी डायल यानी स्वेच्छाचारी डायल के बारे में, द शेडो ऑफ विच जिसकी की परछाई, मार्क्स दिखाती है, द प्रेजेंट यानी वर्तमान को, एंड एब्जॉर्ब्स और अवशोषित कर लेती है, ऑल्सो भी, ऑल दैट इज पास्ट उस सब को भी जो कि अतीत का है। द साइकोलॉजिकल नॉवलिस्ट मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार अटेम्प्ट्स कोशिश करता है, टू अरेस्ट गिरफ्तार करने की, अ मोमेंट ऑफ टाइम समय के उस पल को, एक पल को, एट एवरी स्टेप हर कदम पर, इवन एज इट फ्लीज जबकि वो फ्लीज माने उड़ रहा होता है, बिफोर हिम उसके सामने, फॉर हिम उसके लिए, द मोमेंट फ्लेम्स ब्राइटली द मोमेंट वो पल, फ्लेम्स मीन्स कौनता है, जलता है, चमकता है, ब्राइटली तेजी से, वेदर चाहे, ही कंटेम्पलेट्स वो विचार करे, अ स्टैच्यू एक मूर्ति के बारे में, अ पिक्चर एक तस्वीर के बारे में, अ लैंडस्केप एक भूक्षेत्र के बारे में, और अ सिटी या एक शहर के बारे में, फॉर आवर्स घंटों तक। बाय एपिफेनी एहसास से, जेम्स जॉयस मैन जेम्स जॉयस का तात्पर्य था, अ सडन एक अचानक, स्पिरिचुअल यानी आत्मिक, मैनिफेस्टेशन प्रदर्शन, और या फिर द क्लियर स्पष्ट, रेडियंस चमक, ऑफ एस्थेटिक एक्सपीरियंस एस्थेटिक खूबसूरत, एक्सपीरियंस अनुभव की, इन इट्स होलनेस उसकी पूर्णता में, एंड हारमनी और उसकी लयबद्धता में। फिर है ऑटोबायोग्राफिकल एंड पोइटिक एलिमेंट्स। तो ये जो उपन्यास हैं मनोवैज्ञानिक उपन्यास में, इनमें एक आत्मकथात्मक और एक काव्यात्मक तत्व होता है। ऑटोबायोग्राफिकल आत्मकथात्मक, पोइटिक काव्यात्मक। एवरी साइकोलॉजिकल नॉवल हर मनोवैज्ञानिक उपन्यास, रीड्स पढ़ने में लगता है, लाइक अ पीस एक रचना की तरह, ऑफ ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा की। इट ऑल्सो रीड्स ये पढ़ने में लगता है, लाइक अ लॉन्ग पोइम एक लंबी कविता की तरह, कंपोज्ड जो कि लिखी गई है, इन द मोस्ट पोइटिक सर्वाधिक काव्यात्मक, एंड सिंबॉलिक और प्रतीकात्मक लैंग्वेज भाषा में। तो ये था साइकोलॉजिकल नॉवल। आप इस आंसर को अपने हिसाब से छोटा कर सकते हैं, अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाए, बड़ा कर सकते हैं और भी ज़्यादा और एग्जांपल्स देकर। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने काफ़ी अपनी तरफ से कोशिश कर ली। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।